जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, यानी कि 2022, 23, 24 के जो बचे हुए क्वेश्चन पेपर है, आज उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2016 से लेकर के 2021 तक का पार्ट 1 में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, और साथ ही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अन्य क्लासेस भी हमने करवा दिया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपके सभी सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2024 तक के आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। तो इसका पहला बहुविकल्पी है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसका है। तो यह कथन जॉन डीवी के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टोली की आयु कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, टोली की आयु किसे कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को टोली या समूह की आयु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे कभी कभी समूह की आयु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों टोली अथवा समूह की जो है आयु इसे कहा जाता है। अगला है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है कथन है। तो यह कथन जो है फ्रायड के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में बताइए शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यही जो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, अर्थात खेलों एवं रचनात्मक तरीके से बालक को शिक्षा देनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। तो ऑप्शंस हैं, स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी आपका सही है। अगला है, सदा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी आपका एक शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए। अगला है, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी आपका शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी के सभी गुण शिक्षक के अंदर होने चाहिए बालक के मानसिक विकास के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो ये जो है कल्पना के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में जो है क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। भाषा में विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों को पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बनेगा उपरयुक्त सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है थार्नडाइक ने दिया था, तो बताइए दोस्तों थार्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था। तो थार्नडाइक ने जो है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया था, अर्थात तीनों के तीनों नियम थार्नडाइक द्वारा बताए गए थे। तो राइट आंसर इसका बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थार्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों के तीनों जो है थार्नडाइक द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा होती है, तो बताइए दोस्तों प्रेरणा कैसी होती है। तो राइट आंसर होगा प्रेरणा जो है सकारात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो बताइए दोस्तों जीन पियाजे द्वारा बालक की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं? संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यही जो है 4 अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा बताई गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो बताइए दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बता दें अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी। ये जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो बताइए दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रेरक को अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है अर्जित प्रेरक या स्वयं प्रेरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में स्वयं प्रेरक भी लिख करके आता है, तो याद रखिएगा अर्जित प्रेरक या स्वयं प्रेरक के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामाजिक अर्जित प्रेरक। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामाजिक अर्जित प्रेरक। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। तो यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे कि स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ये कथन उडवर्ग के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आंकड़ों के प्रकार हैं। तो बताइए दोस्तों आंकड़ों के प्रकार कितने होते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से? अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अवर्गीकृत और वर्गीकृत 2 प्रकार के ही आंकड़े होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों इसके आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए इस ईयर के, यानी 2022 के। अब इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का पहला, कह रहा है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बताइए दोस्तों बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बता दें बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। इसलिए बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है, अर्थात आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल यह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए।
तो आप कोई 5 पॉइंट लिख सकते हैं बाल विकास के शैक्षिक सिद्धांतों का। पहला आपका होगा निरंतर विकास का सिद्धांत। अगला लिख सकते हैं आप विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अगला लिख सकते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट लिख सकते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। अगला कर सकते हैं एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये आपके ढेर सारे हमने सिद्धांत बता दिए। इनमें से आप कोई 5 लिख सकते हैं क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होना चाहिए। पहला आपका हेडिंग पड़ेगी सीखने के अवसर। तो सीखने के अवसर में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। वे अपने पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति शीघ्र जिज्ञासा व्यक्त करने लगते हैं। और नेक्स्ट पड़ेगी हेडिंग पाठ्यक्रम के आधार पर। तो शैशवावस्था में बालकों का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए जिससे बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मानसिक विकास की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं और दूसरा है बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। तो ये आपकी 2 विशेषताएं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत रंग, रूप, नाक नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। यही जो है व्यक्तित्व भिन्नता का सही अर्थ है। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है, उसके नाक नक्शा, रंग, रूप, शरीर, ढंग, चाल, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि चीज़ों से जो व्यक्ति की पहचान की जाती है, इसी को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो बालक के विकास में जो है जो संचार के माध्यम है उनसे क्या लाभ होता है। तो पहला आपका है बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। तीसरा लिख सकते हैं कि संचार के माध्यम से बालक में शिक्षा सुचारू रूप से सरल रूप से आसान हो जाती है। इसी तरह आप ढेर सारे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन क्या है। तो आपको बताना है कि चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। यही जो है चिंतन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि सामाजिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। यही जो है चिंतन की परिभाषा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, अर्थात अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अधिगम का अर्थ होता है कुछ नया सीखना, अर्थात सीखना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अधिगम का अर्थ होता है कुछ सीखना या कुछ नया सीखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए।
तो आपको बताना है कि बालक के विकास में अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि क्या होती है। तो बता दें, बालक के विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि से कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यही जो है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार का स्राव करना इसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, यह जो है किसने प्रयोग किया था। तो यह जो है पावलोव के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। आप सभी को पता है, पहली क्लास में हमने बता रखा है इसका क्वेश्चन। तो आई.पी. पल्लव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या सहजबद्ध क्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसके संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि पावलोव भी अगर लिख देंगे तो इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने में पठार में के दो प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। यहाँ पर पठार की जगह पर कारक होना चाहिए, कारण, यानी कि सीखने के जो है कारण के दो प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो आपके सीखने के पठार के दो प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला आपका प्रेरणा में अभाव और दूसरा अभ्यास का अभाव। अब इन्हें दूर करने के दो कारण जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना चाहिए। अगर बालक जो है थकान में रहेगा तो शिक्षा जो है नहीं ग्रहण कर पाएगा। दूसरा, आप विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, यानी कि नए नए जो तरीके आयाम हैं उनके द्वारा बालक को शिक्षित करना। अगला है आदतों को सुधारने का प्रयास करना। अगर किसी भी बालक के अंदर अवगुण हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन है प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पाद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए संघर्ष में को प्रतियोगिता कहते हैं, अर्थात प्रतिद्वंदिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पाद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए संघर्ष करना ही प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता कहलाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक में विस्मृति कम करने के लिए दो उपाय बताइए। तो आपको बताना है कि बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय कौन कौन से हैं। तो आपका पहला है कि पाठ की पुनरावृत्ति और दूसरा जो है स्मरण के बाद विश्राम। कहने का मतलब पाठ की बार बार पुनरावृत्ति होगी तो बालक में विस्मृति जो है की स्थिति नहीं पैदा होगी, अर्थात उसमें भूलने की जो है क्रिया नहीं होगी। और स्मरण के बाद अगर बालक को विश्राम दिया जाएगा तो वह उसी चीज़ का मनन करेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बताना है आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे का 100, जिसे जो है टर्मन सूत्र भी कहा जाता है। यही आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर हमने पूरा कवर करवा दिया है। बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को हम किसी अदर क्लास में कवर करेंगे। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। तो 2023 का पहला बहुविकल्पी आया था जो
बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बताइए दोस्तों, किस आयु में जो है बालक का सबसे अत्यधिक विकास होता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 18 वर्ष की आयु तक बालक का विकास होता है, अर्थात जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक बालक का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, बुद्धि का विकास लगभग किस अवस्था में जो है पूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर बनेगा किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो बताइए दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो किसी भी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 306 होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए दोस्तों, सीखने को सबसे प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कम से कम 3 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 बार ये लगातार पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा कौन सी है। तो 2 ऑप्शंस इधर हैं और 2 दूसरे स्लाइड में हैं, यानी कि आदेशों का पालन करना और रटना, और 2 ऑप्शंस इसके इधर साइड हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और लास्ट है दूसरों के साथ काम करना। तो सीखने की परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सीखना एकमात्र व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अतिलेख उत्तरी में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बताइए दोस्तों, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह जो है थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके, तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बता दें, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से है। नैतिक विकास से बालक की परख चारित्रिक विकास होती है, जिससे वे जीवन में अच्छा नागरिक बनता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहिर्मुखी, यही आपका मनोवैज्ञानिक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो बताइए दोस्तों, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो ये जो है अंतर्मुखी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। वह स्वयं पर और स्वयं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्राथमिकताओं और समस्याओं पर एकत्र होकर के ध्यान केंद्रित करता है। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चिंतन के साधनों में एक है। तो बताइए दोस्तों, चिंतन के साधन में एक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण। ये जो है चिंतन के साधन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है,
बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है? तो बताइए दोस्तों, बालक के अंदर अभिप्रेरणा जो है उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी के सभी। तो राइट आंसर बनेगा उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी के सभी बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, आदर्श एक पुनरावृत्ति है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन स्काउट के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, तो बताइए दोस्तों, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या हो सकती है? तो बता दें, सृजनात्मक बालक की विशेषता संवेदनशीलता होती है, परिहास प्रियता होती है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो ये सभी के सभी जो है सृजनात्मक बालक की विशेषताएं हो सकती हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संवेग का प्रकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? तो संवेग का प्रकार उपलब्धि प्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, संवेग के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि क्रोध, उल्लास, जलन आदि, ये सभी चीज़ें जो है संवेग के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन से क्रोध, भय, ध्यान, ये सभी क्या हैं? संवेग के प्रकार हैं, पूछ सकता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो बताइए दोस्तों, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण कौन सा है? तो उद्दोलन, यही जो है आक्रामकता का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अब इसके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 2023 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आया था, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो बता दें, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि इसमें शिक्षा अपने कक्षा में बालकों को मानसिक स्तर सरलता से ज्ञान कर सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला आपका, वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, इस प्रकार का प्रभावी शिक्षण प्रदान करता है। दूसरा आपका पॉइंट है कि यह शिक्षकों को अधिगम को उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है या करेगा। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक को बालक ज्ञान आवश्यक है, बाल विकास ज्ञान आवश्यक है, इसलिए कि यह शिक्षकों को अधिगम को उचित अवसर प्रदान करने के बारे में सहयोग करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको बताना है कि शैशवावस्था की दो प्रमुख विशेषताएं। तो शैशवावस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा आपका मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, और तीसरा आप लिख सकते हैं सीखने की तीव्रता। ये सभी के सभी शैशवावस्था की विशेषताएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तो बताइए दोस्तों, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तो बता दें, किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वात्सल काल माना गया है, अर्थात इसे जो है अवस्था को मनुष्य का वात्सल काल माना गया है, और यह काल 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु का रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चलता है। इसमें बालक तथा बालिकाओं की कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसा कि लंबाई में वृद्धि, त्वचा में बदलाव आदि चीज़ों का परिवर्तन इसमें होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है समायोजन क्या है?
तो आपको बताना है दोस्तों कि समायोजन क्या है। तो बता दें, समायोजन परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया है, अर्थात पर्यावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे ही समायोजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, समायोजन क्या होता है कि किसी के पर्यावरण में कठिनाइयों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसे ही समायोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, तर्क का क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, तर्क का क्या तात्पर्य है। तो बता दें, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। गैरेट के अनुसार आप लिख सकते हैं कि गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना, उस पर कार्य करना, यही जो है तर्क कहलाता है। ठीक है, विचार विमर्श करना, यही जो है तर्क कहलाता है। आप किसी भी मनोशास्त्री का लिख सकते हैं, हमने जो है गैरेट्स के अनुसार बताया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विकास क्या है। तो बता दें, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और जीवन के भीतर कार्य करने की उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं, यही जो है सामाजिक विकास है। कहने का मतलब, समाज के द्वारा जब बालक किसी चीज़ को सीखता, समझता और जानता है तो वही जो है उसका जो है सामाजिक विकास कहलाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आपको व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 और 2019 दोनों में आया हुआ था। तो बता दें, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। और यह परिभाषा जो है मन के द्वारा बताई गई थी कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह जो है मन के द्वारा बताया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो बता दें, आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। इसमें त्वचा पर बाल आने लगते हैं। इस अवस्था में अनेक शरीर में जो है परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब, किशोरावस्था में ही बालक के शरीर में अनेक प्रकार की परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके अंदर मुहासे वगैरह, शरीर में अर्थात त्वचा में बाल उगने लगते हैं, मूछ, दाढ़ी आदि चीज़ों में परिवर्तन होता है और आवाज़ में भी भारीपन आने लगता है। तो यही अवस्था है जो कि किशोरावस्था में ये सारे परिवर्तन होते हैं। आप अपने शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिख लेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार जो है कई सेटों में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि अधिगम का अर्थ होता है अर्थात सीखना। तो सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत जो है चलती रहती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना आरंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यही जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुचि के भेद बताइए। तो बताइए दोस्तों, रुचि के भेद कौन से हैं। तो रुचि शब्द अंग्रेजी शब्द के इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण है। इंटरेस्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द के भाषा शब्द इंटरेसेस से हुई है। इसका तात्पर्य है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। रुचि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जन्मजात रुचि हो सकती है और अर्जित रुचि होती है। तो ये जो है रुचि के दो प्रकार हैं। और रुचि शब्द जो है इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इंटरेस्ट की उत्पत्ति जो है इंटरेसेस शब्द लैटिन भाषा इंटरेस्ट से हुई है।
तो याद रखिएगा। और यह दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की जन्मजात रुचि और दूसरी जो है अर्जित रुचि। तो आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें, बुद्धि परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है शाब्दिक परीक्षण और दूसरा होता है अशाब्दिक परीक्षण। यही जो है बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अमूर्त बुद्धि से क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, अमूर्त बुद्धि से क्या आप समझते हैं, क्वेश्चन है। तो बता दें, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं ही हो, उसे ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीत तथा अन्य मूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। सामान्यतः जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार, दार्शनिक आदि होते हैं। यही जो है अमूर्त बुद्धि की परिभाषा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, दो कारण बताइए। तो बताइए दोस्तों, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इसके दो कारण बताइए। तो लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास में योगदान होता है। जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और दुनिया का पता लगाते हैं, वे वस्तुओं के गुणों और अपनी क्षमताओं के बारे में सीखते हैं। शुरुआती वर्षों में बच्चे गतिविधि ऐसे पैटर्न स्थापित कर लेते हैं और उनके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। ये जो है शारीरिक विकास की परिभाषाएं हैं और इसके दो कारण भी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब 2024 के क्वेश्चन पेपर पर। दोस्तों, ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो बताइए दोस्तों, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो यह जो है मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। यही जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्रक जो है आपका प्रसार नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक मध्यांक, मध्यमान और बहुलक होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है तीनों के तीनों मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मात्रक होते हैं, जबकि प्रसार आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संवेग का प्रकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से संवेग का प्रकार नहीं कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। और बता दें कि प्रेम, क्रोध, भय, ये जो है सभी संवेग के प्रकार हैं, जबकि ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो कोहलर ने जो है वनमानुष पर जो है अपना सीखने का सिद्धांत जो है प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्मृति का अंग नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, तथ्यों और जानकारियों आदि का कुशलता से उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, अति लघु उत्तरी में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कल्पना की
सामग्री स्मृतियाँ हैं कथन है। तो बताइए दोस्तों यह किसका कथन है कि कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं। तो यह जो है बोरिंग व अन्य के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान परीक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो बताइए दोस्तों किसी भी परिस्थिति में ज्ञान परीक्षण या अन्य दूसरी परिस्थिति में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसे जो है सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बहुलक के लिए संकेताक्षर अक्षर का प्रयोग होता है। तो बताइए दोस्तों बहुलक के लिए कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो राइट आंसर हो जाएगा एस का जो है बहुलक को प्रयोग करने के लिए संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि धारण का संबंध निम्न में से किससे है। तो बताइए दोस्तों धारण का संबंध निम्न में से किससे है। तो धारण का संबंध जो है इनमें से स्मृति से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गेल्टाक्स का सिद्धांत है। तो बताइए दोस्तों गेल्टाक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो बता दें गेल्टाक्स ने जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन है। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। तो यह कथन जो है एवरिल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है रोस्रा स्थायी धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या है। तो बताइए दोस्तों रोस्रा स्थायी धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों की संख्या होती है। तो इसमें कुल कार्डों की संख्या जो है 10 होती है और इसे जो है हरमन रोस्रा ने 1921 में रोस्रा स्याही धब्बा परीक्षण का विकास किया था और इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो बताइए दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। अभी 2021 के क्वेश्चन पेपर में हमने बताया। तो ये जो है जीवन इतिहास विधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है 2024 का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो बताइए दोस्तों CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो CAT बालक के अंतर्बोध परीक्षण निर्माणकर्ता लियो बोर्ड बैलक है। यह परीक्षण 3 से 10 वर्षों की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कितने 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इसका परीक्षण किया जाता है मूल्यांकन के लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो आपको बताना है कि शरीर को जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं। तो बता दें शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपका
वंशानुक्रम, दूसरा आपका वातावरण, तीसरा आपका पौष्टिक भोजन और लास्ट है निद्रा व विश्राम और पांचवा है लैंगिक भिन्नता। यही जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जो 4 अवस्थाएं बताई थी वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। अगला है आपका पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। अगला है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। और लास्ट है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की होती है और आगे निरंतर चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो बताइए दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह जो है परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो बता दें, संवेग प्राणी की उत्तेजित या मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शरीर क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। यह जो है किम्बाल यंग का कहना था। तो ये जो है परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, किम्बाल यंग के द्वारा जो है दी गई थी, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। आ सकता है ये, क्योंकि 90% इसकी उम्मीद है आने की, क्योंकि ये कई ईयरों में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में 2023 और 24 दोनों में ये आ चुका है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे का 100। यही जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है और उसे टर्सन के द्वारा दिया गया था। इसे टर्सन सूत्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब मनाया जाता है। तो बता दें, 1905 ईस्वी में बिने ने अपने छात्र व सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। कब दोस्तों, 1905 ईस्वी में ये जो है अपने छात्र और सहयोगी साइमन के द्वारा जो है तैयार किया था, सबसे सफल परीक्षण बुद्धि का परीक्षण किया था, जिसे जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की कोई 2 परिक्षेपीय विधियों का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व मापन की कोई 2 परिक्षेपीय विधियों के नाम। तो बता दें, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए सोग्यज्ञ औपचारिक प्रयास व्यक्तित्व मूल्यांकन कहलाता है। अतः व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपीय विधियाँ, एक पहली आपकी रोस्रा मानसिक परीक्षण विधि और दूसरी आपकी जो है प्रशंसित अंतर्बोध परीक्षण। यही जो है 2 विधियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो आपके थॉर्नडाइक ने जो है जो सीखने के नियम दिया है, उनमें से 3 आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 नियम कौन कौन से हैं। ये आपके 3 नियम निम्न हैं। पहला आपका तात्पर्यता का नियम, दूसरा आपका अभ्यास का नियम, तीसरा आपका प्रभाव का नियम। अति लघुत्तरी है, केवल यही आप लिख दीजिएगा। ये जो आपकी थ्योरी है इसको मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अति लघुत्तरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाइन तक लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो बताइए दोस्तों, अभिप्रेरणा की परिभाषा कौन सी है। तो बता दें, ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी वस्तु अथवा लक्ष्य जो
व्यक्ति को कार्य करने के लिए संचालित कर दे उसे ही अभिप्रेरणा कहलाते हैं। अभिप्रेरणा का आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी को देखकर सुनकर कि जिस कोई भी कहानी या चित्र को देख कर के जिससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है वही जो है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं वही जो है अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्मृति के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो बताइए दोस्तों स्मृति के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो बता दें स्मृति वह क्षमता है जिसमें लोगों को जरूरत पड़ने पर जानकारी संग्रहित और प्राप्त होती है। स्मृति के 4 पद अर्थात 4 अंग जो है, पहला आपका संवेदी स्मृति, दूसरा आपका कल्पकालिक स्मृति, तीसरा आपका कार्यशील स्मृति और चौथा आपका दीर्घकालिक स्मृति। यही जो है स्मृति के 4 प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको बताना है कि मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है। तो बता दें माध्य बराबर होता है प्रक्षेपों का योग बटे में प्रक्षेपणों की संख्या। यही जो है मध्यमान निकालने का सूत्र होता है। इसे ये भी आप कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो ये सूत्र को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो मनोवैज्ञानिक जोन ने बाल विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली आपकी नवजात, दूसरा आपका शिशु, तीसरा आपका बच्चा, चौथा आपका प्री स्कूल और लास्ट है स्कूल आयु। यही जो है 5 अवस्थाओं में जोन्स ने बाल विकास को बांटा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि पावलोव ने भूखे कुत्ते को जो है कमरे में बंद कर दिया था और घंटी बजा करके उसको भोजन देता था। तो किसका प्रयोग किया था? पावलोव ने भूखे कुत्ते का जो है प्रयोग किया था अपने प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नियम में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वोल्फगैंग कोहलर हैं। तो ऑप्शन आपका जो है सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वोल्फ या कोहलर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। तो बताइए दोस्तों आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। तो बता दें आलपोर्ट ने वर्ष 1937 में लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण किया तथा निष्कर्ष यह माना कि व्यक्ति के अंदर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के साथ उनका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यही जो है आलपोर्ट ने अपने परिभाषाओं में बताया है और 50 परिभाषाओं देने के बाद ये आपकी परिभाषा आलपोर्ट की जो है सही सिद्ध हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके क्लास में जो है मोस्ट क्वेश्चन थे, यानी कि 2016 से लेकर के 2024 तक हमने ये पहले पेपर का पूरा बहुविकल्पी और अतुलिकल्पी प्रश्नों को कवर करवा दिया है। आपको लघु उत्तरी की क्लास बहुत जल्द मिल जाएगी, यानी कि कल इसकी क्लास होगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके विद्यालय का ग्रुप है उस पर आप क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।